मैं डॉक्टर महेंद्र सारण स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जैन एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रोनाउन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। आई होप पिछले वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये वो सर्वनाम होते हैं जिनसे हम किसी संज्ञा के बारे में निश्चित तरीके से नहीं जान पाते। ऐसे सर्वनाम जो हमें किसी संज्ञा के बारे में निश्चित तरीके से उसके जेंडर के बारे में न बता सके, हम उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर हम इन सर्वनाम की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा वे सर्वनाम जिनके अंत में वन का यूज आए, जैसे कि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, और जिसके अंत में बड़ी का यूज हो, जैसे मैंने लिखा समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, या जिनके अंत में थिंग का यूज हो, जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनसे हमें किसी संज्ञा के जेंडर के बारे में पता नहीं चलता है कि दी गई संज्ञा मेल है, फीमेल है, या ये न्यूटर में आती है। हमें उसके बारे में कोई पता नहीं रहता, इसीलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इनको इसी तरह से याद रखेंगे कि जिनके अंत में वन का यूज होए, जिनके अंत में बड़ी का यूज होए, और जिनके अंत में थिंग का यूज होए, हम उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो रहे वो शब्द जिन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, जिनके बारे में हम रियल नाउन के बारे में नहीं जान पाते कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें नाउन का जेंडर क्या होगा, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूटर है, इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता, इसीलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि इनका यूज किस तरह से होता है और ये एग्जाम में किस तरह से हमारे सामने अपीयर होते हैं। तो जरा देखिए, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जरा याद रखिएगा स्टूडेंट, जिन शब्दों के अंत में वन का यूज होए और जिन शब्दों के अंत में बड़ी का यूज होता है, यह जरूर ध्यान रखें, इनका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। इनका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। अब व्यक्ति में अगर पुरुष आ जाए, अगर पुरुष हो तो हम ही, हिम और हिज का यूज करेंगे, और अगर स्त्री के बारे में कहा जाए, अगर स्त्री हो तो हम सी या हर का यूज करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में वन या बड़ी आता है, इनका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, और व्यक्ति में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। अगर हमें पता लगे पुरुष है तो ही का यूज करेंगे, स्त्री है तो सी का यूज करेंगे, और अगर हमें पता न लगे कि ये मेल के लिए या फीमेल के लिए है तो हम पुरुष को प्रायोरिटी देते हुए ही, हिम, हिज का यूज करेंगे। और इसी क्रम में जिन शब्दों के अंत में थिंग आता है, यह वस्तु, जानवर आदि के लिए आता है, आदि के लिए इनका यूज होता है, अतः इनके लिए इट सर्वनाम आता है। जहां पर भी थिंग आ जाए उसके साथ में हम इट सर्वनाम का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन जिनके अंत में वन, बड़ी व थिंग आता है, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन होते हैं। जिनके अंत में वन व बड़ी होता है वो व्यक्ति के लिए यूज होता है। व्यक्ति में पुरुष भी आता है, स्त्री भी आता है। अगर पुरुष हो तो ही का यूज, स्त्री हो तो शी का यूज। और यदि जिनके अंत में थिंग आता है वो वस्तु व जानवर के लिए यूज होते हैं, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जरा देखिए आप, वन व बड़ी ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर का यूज होगा। जैसे मैंने लिखा एवरीवन डज हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस, एवरीबडी इज नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम, तो यहां पर भी ये सिंगुलर वर्ब आई।
यहां पर भी इज जो है वो सिंगुलर वर्ब आए, तो इनके साथ में जिनके अंत में वन बड़ी व थिंग आता है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी किसमें आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर हमें पता चले कि इनके साथ पुरुष है तो ही का यूज, स्त्री है तो शी का यूज करेंगे। जरा यहां देखिए, जिन शब्दों के अंत में वन व बड़ी आता है, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जिन शब्दों के अंत में वन व बड़ी आता है, इनके टेक क्वेश्चन में, इनका टेक क्वेश्चन बनाते समय इन्हें दे में बदलते हैं, इन्हें दे में बदलते हैं। वैसे इनके साथ में ही या सी का यूज करते हैं, लेकिन जब टेक क्वेश्चन बनाया जाता है तो इन्हें दे में बदलते हैं। जैसे कि कैसे, मैंने लिखा यहां पे एवरीवन मैक्स फन हियर, प्रत्येक यहां आनंद करते हैं। अब यहां पे इसके अंत में वन आ रहा है, वाक्य पॉजिटिव है तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये टेक क्वेश्चन का रूल है कि वाक्य पॉजिटिव तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव, वाक्य नेगेटिव तो टेक क्वेश्चन पॉजिटिव। अब वाक्य पॉजिटिव है तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, तो जरा देखिए, वर्ब के साथ ऐसे ये सारा है, एवरीवन दे में चेंज होगा तो यहां आएगा डोंट दे, ये टेक क्वेश्चन बनेगा। इसमें मैंने लिखा एवरीबडी मॉक्स मी, अब एवरीबडी आ रहा है यहां पे, वाक्य पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा तो इसका टेक क्वेश्चन भी क्या बनेगा, डोंट दे। तो जिनके अंत में वन या बड़ी आता है उनका टेक बनाते समय ये दे में चेंज होता है, और जिन शब्दों के अंत में थिंग का यूज होता है इसे टेक में इट में बदलते हैं, इसे टेक में इट में बदलते हैं, इट में बदलते हैं। जैसे कि मैं कहूं एवरीथिंग, मैंने लिखा एवरीथिंग इज सेटल्ड हियर, यहां सब कुछ सेटल्ड है तो इसका टेक क्वेश्चन बनेगा इजंट इट। तो जिनके अंत में वन बड़ी आए उनका टेक क्वेश्चन दे में आएगा, और जिनके अंत में थिंग आए उनका टेक क्वेश्चन इट में आएगा। तो ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनकी पहचान वन बड़ी व थिंग से हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोनाउन पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम होते हैं, वह सर्वनाम विच इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जो खुद स्वयं के बारे में बताए, हम उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान यह होती है कि इसमें शब्द के अंत में सेल्फ या सेल्विज होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनका प्रयोग रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव में भी होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी होता है। अब वो किस तरह से इनका यूज होता है, आइए अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम, तो डियर स्टूडेंट अब हम चर्चा करते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, जिन शब्दों के अंत में सेल्फ आता है, जिन शब्दों के अंत में सेल्विज आता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा, आई का निजवाचक होता है माई सेल्फ, वी का निजवाचक होता है अवर सेल्विज, यू का निजवाचक योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्विज भी होता है। ही का निजवाचक होता है हिमसेल्फ, शी का निजवाचक होता है हरसेल्फ, इट का निजवाचक होता है इटसेल्फ, दे का निजवाचक होता है देमसेल्विज, और वन का निजवाचक होता है वन सेल्फ। ये सारे के सारे निजवाचक शब्द हैं जो स्वयं निज के बारे में बताते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहूंगा, जिनके अंत में सेल्फ होता है वो एक वचन होते हैं, और जिनके अंत में सेल्विज होता है हम इन्हें बहुवचन में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें जो चीज समझने की है वो ये है, जरा ध्यान दीजिएगा आप, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज या यूं कहो कि रिफ्लेक्सिव शब्दों का यूज एडजेक्टिव में भी होता है, एडजेक्टिव में भी होता है। अब रिफ्लेक्सिव शब्द कौन से हैं ये मैंने यहां लिखे हैं। अब इनके दो तरह से यूज होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक होता है रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यदि सेल्फ या सेल्विज लगे शब्द का प्रयोग ऑब्जेक्ट में होता है तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। और यदि सेल्फ या सेल्विज लगे शब्द का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है तो हम इसे रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सेल्फ व सेल्विज लगे हुए शब्द का प्रयोग यदि ऑब्जेक्ट में होता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे, और यदि सेल्फ या सेल्विज लगे हुए शब्द का प्रयोग यदि पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है तो ये रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव बनते हैं। हम एग्जांपल से समझना चाहेंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे, मैंने लिखा आई एम माई सेल्फ गिल्टी हियर, मैं यहां खुद स्वयं दोषी हूं। तो आई के अनुसार माई सेल्फ का यूज हुआ है। अब यहां पर माई सेल्फ वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। और अगर मैंने इसको यूं ही लिख दिया, जैसे कि मैंने इसको यूं लिखा, आई माई सेल्फ एम गिल्टी हियर। अब यहां पे आई के पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर माई सेल्फ आ रहा है तो हम इसे रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिन शब्दों के अंत में सेल्फ या सेल्विज आता है वो निजवाचक होते हैं, और निजवाचक में जिसके अंत में सेल्फ आता है वो सिंगुलर, जिसके अंत में सेल्विज आता है वो प्लूरल होता है। हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव दोनों में यूज में करते हैं। अगर यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, और यदि इनका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज होता है तो यह एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि मैंने लिखा आई एम माई सेल्फ गिल्टी हियर, अब यह माई सेल्फ ऑब्जेक्ट में यूज हुआ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहां पर आई जो पर्सनल प्रोनाउन इसके तुरंत बाद यूज हुआ है तो यह एडजेक्टिव है। समझने की जो चीज है इसमें वो यह है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दें आप कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, रिफ्लेक्सिव शब्द का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार होता है, पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार होता है। अब वो चाहे आप इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करें चाहे रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव में यूज करें, लेकिन इनका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार। पर्सनल प्रोनाउन कैसे? भाई आई के साथ माई सेल्फ ही आएगा, आई के साथ अवर सेल्विज नहीं कर सकते, वी के साथ अवर सेल्विज आएगा, यू के साथ योवर सेल्फ या योवर सेल्विज आएगा, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्विज, और वन के साथ वन सेल्फ ही आएगा। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब कुछ ऐसी वर्ब है जिन वर्ब के साथ में हम निश्चित रूप से इनका यूज करते हैं, जैसे एविल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। एंजॉय के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इस तरह से ऐसी कुछ वर्ब है जिनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई एंजॉयड माई सेल्फ हेयर, मैंने खुद स्वयं इसका आनंद लिया। तो एंजॉय वर्ब है, इसके बाद में हमने माई सेल्फ का यूज किया। तो आपको यह समझना है कि निजवाचक सर्वनाम एडजेक्टिव में भी यूज होंगे और पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होते हैं। अरे इनका यूज पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार यूज होता है। आप पहले पर्सनल प्रोनाउन को देखेंगे फिर इनके बाद यूज करेंगे। अब जैसे कि कॉन्सेंट्रेट वगैरह ये वर्ब होती है, इनके साथ में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। एबल के बाद में, एंजॉय के बाद में, इन वर्ब के साथ में हम
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन पर, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम। डियर स्टूडेंट, ये वो सर्वनाम होते हैं जो आपस में एक दूसरे के रिलेशन को बताते हैं। ऐसे सर्वनाम जिसमें दिए गए WH वर्ड एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पे यूज होते हैं और यहां पे दिए गए प्रत्येक WH वर्ड का एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का रिलेशन बताना होता है, हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन में लिखते हैं। अब ऐसे कौन कौन से WH वर्ड है जिनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में होता है, इनका यूज किस तरह होता है, आइए अब हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में इन WH वर्ड का यूज होता है, जैसे कि वाट रहा, वेन रहा, वेहर रहा, विच रहा, हु रहा, हुम रहा, हुज रहा, डेट रहा, वाई रहा। इन WH वर्ड का प्रयोग, जब इन WH वर्ड का प्रयोग एज ए कनेक्टर होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने में होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज में होता है, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आप इन्हें कनेक्टर भी कह सकते हैं, कंजक्शन भी कह सकते हैं। इस तौर पर इनका यूज अंग्रेजी वाक्यों में किया जाता है और इसी कंडीशन में जब इनका यूज होता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये कैसे होते हैं हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन में जो WH वर्ड दिए रहते हैं इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में तीन केस में होता है, तीन केस में होता है। अब तीन केस में कैसे होता है जरा देखिए। पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, अगर बात सब्जेक्टिव केस की करते हैं तो हम इस केस में नाउन प्रोनाउन के बाद WH वर्ड का यूज करेंगे और WH वर्ड के बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। यदि WH वर्ड से पहले नाउन प्रोनाउन बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है तो वह सब्जेक्टिव केस होता है। और दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब बात अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की करते हैं तो इसमें WH वर्ड के पहले भी नाउन प्रोनाउन आएगा और WH वर्ड के बाद भी नाउन प्रोनाउन का यूज करेंगे और यह ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। और थर्ड केस होता है इसमें प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केस। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केस, इसमें हम क्या करेंगे कि WH वर्ड के पहले तो नाउन प्रोनाउन तो होगा ही होगा, लेकिन WH वर्ड के पहले इसमें प्रीपोजिशन आती है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद WH वर्ड आएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन आएगी, तो यह कंडीशन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केस की बनेगी। तो हम यहां बात करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी वाक्यों में जब WH वर्ड का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में होता है तो उसमें WH वर्ड का प्रयोग एज ए कनेक्टर होता है और जब एज ए कनेक्टर होता है तो इनका प्रयोग तीन केस में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और प्रीपोजिशन केस में होता है। अब हम यहां पर आगे डिस्कस करेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा WH वर्ड है जिसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केस में होता है। अब हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम पहले चर्चा करेंगे हु WH वर्ड का। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हु का मतलब होता है कौन। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है, यह सब्जेक्ट की डिमांड करता है। जरा देखिए सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होगा। हु का मतलब होता है कौन या जो। हु का प्रयोग जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में होगा। हु का प्रयोग कभी भी प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट केस में नहीं होता है। यानी कि हु से पहले यदि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में होगा तो हु के पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। यह बात जरूर ध्यान में रखें कि हु के स्थान पर दैट का यूज होता है। दैट का यूज होता है। आप हु के स्थान पे दैट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा आई मेट सचिन, मैं सचिन से मिला, हु वाज अ ग्रेट क्रिकेटर,
जो एक महान क्रिकेट खिलाड़ी थे। अब यहां पर देखिए हु का यूज हो रहा है, वाक्य के बीच में यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले देखो सचिन नाउन का यूज हो रहा है, हु के बाद में देखो वर्ब का यूज हो रहा है। तो ये केस ये रिलेटिव प्रोनाउन में तो यूज हुआ, लेकिन कौन से केस में यूज हुआ? सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में ही बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है। आप चाहें तो हु के स्थान पर किसका यूज भी हम कर सकते हैं? दैट का यूज भी हम कर सकते हैं। और स्टूडेंट जरा ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में वन व जिन शब्दों के अंत में बड़ी आता है तो वहां हम हु के स्थान पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में कर सकते हैं। यानी कि हम इनके साथ में हु व दैट लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई आस्क्ड एवरीवन हु डिड दिस क्राइम। मैंने सभी से पूछा कि अपराध किसने किया। अब एवरीवन आ रहा है तो हमने उसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया। बाद में वर्ब आ रही है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। आप हु के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? दैट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसमें WH वर्ड का प्रयोग एज ए कनेक्टर होता है और 3 केस में होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रीपोजिशन केस। जैसे यहां हु का यूज सब्जेक्टिव केस में किया, उसी तरह से कुछ प्रोनाउन ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग तीनों केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केस में। विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग तीनों केस में होता है। यहां देखिए, लायन विच यू सा वाज लुकिंग डेंजरस, शेर जो तुमने देखा बहुत खतरनाक लग रहा था। अब यहां देखिए विच के पहले जानवर का नाम है, बाद में देखो प्रोनाउन आ रहा है, तो ये केस जो बनता है रिलेटिव प्रोनाउन में, ये ऑब्जेक्टिव केस में बनता है। अब यहां देखिए, यहां पर भी विच का यूज हो रहा है। आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा, विच वाज इन द केज, जो पिंजरे में था। अब यहां पे वर्ब आ रही है, अगर WH वर्ड के बाद में वर्ब का यूज हो रहा है तो ये जो WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हो रहा है यह है सब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस था, ये सब्जेक्टिव केस था। यहां देखिए विच के साथ में विद प्रीपोजिशन का भी यूज हो रहा है। यदि WH वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हो रहा है और उसके पहले अगर प्रीपोजिशन आ रही है तो वह प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केस कहलाता है। प्रीपोजिशन केस में इसका यूज होता है। तो विच एक ऐसा WH वर्ड है या एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम तीनों केस में कर सकते हैं। तो इस तरह से हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में, विच का प्रयोग तीनों केस में होता है और व्हेन का प्रयोग समय के लिए, वेयर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल से आपको इसको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे इट वाज मंथ ऑफ जुलाई, इट वाज मंथ ऑफ जुलाई व्हेन आई वेंट माई विलेज। यह जुलाई का महीना था जब मैं मेरे गांव गया। तो वेन जो समय को दर्शाता है, इससे पहले समय का यूज हो रहा है किस महीने में? जुलाई के महीने में। कहां गया? मैं मेरे गांव गया। तो वेन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में तब होता है जब इससे पहले समय का यूज हो, या अगर ये समय के बारे में बताए। वेयर का मतलब होता है कहां, जहां, ये स्थान के बारे में बताएगा, तो इससे पहले स्थान का यूज होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे आई विजिटेड जयपुर, मैं जयपुर गया। वेहर, अब जयपुर एक स्थान है। वेहर आई सा जल महल, वहां मैंने जल महल देखा। अब यहां पे वेहर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि ये स्थान के बारे में दर्शा रहा है। तो इस तरह से इनका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है। वेन का, वेहर का, इनका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केस में हम नहीं कर सकते। इनका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो इस तरह से WH वर्ड में जो भी WH वर्ड आएंगे इनका प्रयोग दो सेंटेंस को कनेक्ट करने में एज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में इनका यूज होता है, जिनका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केस में होता है। इसमें एक दैट का जो प्रयोग होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और दैट से रिलेटेड कई सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप हु के स्थान पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान रखें, जिन शब्दों के अंत में थिंग आता है वहां पर हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूं आई गोट एवरीथिंग
I got everything that was stolen. That I got everything that was precious for me, जो मेरे लिए बेशकीमती थे। तो यहां पर that का प्रयोग, जिसके अंत में थिंग आ रहा है, हम उसके साथ में that का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, all के बाद में हम that का यूज करते हैं। all के बाद में चाहे काउंटेबल नाउन आए चाहे अनकाउंटेबल नाउन आए, हम उसके साथ में that का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा all that glitters, all that glitters does not gold, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती है। तो यहां पे that का प्रयोग वस्तु के लिए, ग्लिटर चमकने वाली वस्तुएं हैं उसके लिए यूज हो रहा है। तो हम that का प्रयोग जो है all के बाद काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम that का यूज करते हैं। और स्टूडेंट जरा ध्यान में रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री अगर वाक्य में आती है तो वहां पे that ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी वस्तु आए, किसी भी जानवर का नाम आए, किसी भी स्थान का नाम आए, कोई भी वस्तु रूप रंग या अवस्था के बारे में बताया जाता है, तो हम इनके तुरंत बाद that रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। that रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में भी होगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी होगा। अगर that के बाद किसी वर्ब का यूज होता है तो ये सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो that का प्रयोग हम दो ही केस में करेंगे, सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मैं अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज में हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एरर संबंधी कैसे आते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।